जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मुखिया पर। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मिक्स मैथ प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे। तो जो आज प्रश्न हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं कोई एग्जाम का पीवाईक्यू क्वेश्चन है। इस जो क्वेश्चन जो कराऊंगा, इसका बिल्कुल स्टैंडर्ड उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए देखकर मैंने रखा है। अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मैं उन प्रश्नों को भी आपसे एक बार रूबरू करा देना चाहता हूं, जो कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने अलग अलग रूप में इसको पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैथ मैं चला रहा हूँ प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पे, उसको एक एक करके वीडियो आपको देखना है। वीडियो पॉज करके आप खुद पहले उसको हल करेंगे। जब आपसे नहीं बनेगा तो उसका आप सलूशन देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है आपसे। पहला प्रश्न कर रहा है, ब्रैकेट में 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.07 का स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका आंसर आपको बताना है क्या होगा। वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर बताइए, फिर इसका सलूशन दीजिए। देखिए, तो इसका ब्रैकेट में 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.07 का स्क्वायर है। कह रहा है इसका मान क्या होगा। इसका मतलब है कि हमें कहीं ना कहीं स्क्वायर करके जोड़ना है। बहुत लोग के माइंड में आएगा कि सर एबी वाला फार्मूला लगा दे। तो भाई, जब बड़ा डाटा रहता है तब, जब आप वर्ग नहीं निकाल पाते हैं तब, तो उतना आपको करने की कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ से लगा सकते हैं। ये प्लस वाला माइनस वाला में फार्मूला बनता है, तो डायरेक्ट 7 का स्क्वायर बोलिए। कहेंगे सर 7 का स्क्वायर 49, इस 7 का स्क्वायर की 49। ये नियम होता है मैथमेटिक्स के अंदर कि जब भी आपको, हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको एक स्थान पे दशमलव है, जब उसका वर्ग करते हैं तो दो स्थान पे दशमलव लगता है, अर्थात 0.49 हम बोल सकते हैं। प्लस है तो प्लस। इसी तरह 7 का स्क्वायर 49 कर दीजिएगा, दो स्थान पे दशमलव है तो जब वर्ग करेंगे तो 4 स्थान पे दशमलव बनेगा। तो 1 2 हो गया, 2 जीरो और बढ़ाकर यहाँ पे दशमलव लिख लीजिए। जब इनको आपस में ऐड कीजिएगा, अर्थात जोड़ेंगे, तो दो स्थान पे दशमलव के बाद जस्ट दो स्थान, तो यानी यहाँ पर भी 49 और यहाँ पर भी 49। सबसे अधिकतम कितने स्थान पे दशमलव लगाना है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे दशमलव, यानी कि 0.49 आपके प्रश्न का उत्तर होगा। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। आइए प्रश्न का उत्तर मिला लें। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब एग्जामिनर का ये है कि आपको दशमलव बेसिस जोड़ या घटाना आता है कि नहीं। इसका मतलब यही, अन्यथा ये तो सिंपल सा गणित है, कोई भी बना सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 2000 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब समझते होंगे, यानी कि 2000 के ऐसे कितने मल्टीपल हैं जो आपको बताने हैं। अर्थात आम भाषा में बोलूं तो इसका मतलब ये है कि 2000 को ऐसी कितनी संख्याएं काटती है। जैसे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 8 से कटेगा। तो यही चीज आपसे पूछना चाहता है कि 2000 के ऐसे कितने मल्टीपल यानी कितने गुणनखंड है, यही आपको बताना है। तो 2000 के मल्टीपल पूछा है, तो 2000 को ब्रेक करना थोड़ी, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना। 2000 को माइंड में तोड़िए, कैसे तोड़ते हैं ध्यान से देखिए। 2000 को 2 से भाग करेंगे, 2000 के क से 2 से भाग करेंगे तो 2000 का आधा बोलिए 1000, 1000 का आधा माइंड में 2 से भाग करेंगे, माइंड में उसका आधा करते रहेंगे। जैसे 2000 का 2000 में 2 से भाग दिया तो 1000, 1000 में 2 से भाग देंगे 500, 500 में 2 से भाग देंगे 250, 250 में 2 से भाग देंगे 125, 125 में 2 से भागने जाएगा 5 से भाग जाएगा 25 बार में, 25 को फिर 5 से भाग देंगे 5, और फिर 5 से भाग देंगे तो ये खत्म। यानी कि हमने 2000 को इस रूप में लिख लिया। अगर ये आप नहीं निकाल पा रहे तो आप एलसीएम मेथड से भी तोड़ सकते हैं। अब देखिए 2 कितना बड़ा है, कहेंगे सर 2 तो 4 बड़ा है, तो 2 के पावर 4 लिख लीजिएगा। गुणा है तो गुणा, 5 कितने बार, 3 बार, तो 5 के पावर 3। और जब भी गुणनखंड बताते हैं तो जो पावर होता है उसमें एक जोड़ के गुणा करते हैं। जैसे यहाँ 4 है तो प्लस 1 जोड़ लीजिए, 3 है तो 1 जोड़ लीजिए, तो 4 में 1 जोड़िएगा 5 और 3 में 1 जोड़िएगा 4, और गुणा करके बता देंगे 5 चौके 20। अर्थात कहेंगे सर 2000 के जो है 20 ऐसे मल्टीपल हैं, 20 ऐसे गुणनखंड है जो 2000 को काटते हैं। आइए आंसर मैच करा लें। तो आंसर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन का सही जवाब डी। उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि P की आय सॉरी, यदि P की आय का 40% Q की आय के 75% के बराबर है तो Q की आय P की आय का कितना प्रतिशत है। ये तुलनात्मक वाला प्रतिशत में खूब पूछा जाता है, तो इसको बनाकर ही पेपर में हल में जाइएगा। कह रहा है कि P का जो है 40%, ये बराबर है Q के 75% के बराबर है। तो क्वेश्चन का जो आखिरी लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो P की आय है Q की आय का कितना प्रतिशत है। 2-3 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसमें कह रहा है जो Q है, ये Q P का कितना है, P का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, यानी कि ये Q जो है ना, P का डायरेक्ट प्रतिशत निकाल दीजिए, कितना परसेंट है आंसर। दूसरा का कैसे पूछता है, Q जो है या P जो है Q से कितना अधिक है, P Q से कितना कम है। तो 2-3 तरीका से प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि ये Q P का कितना प्रतिशत है। कम अधिक नहीं देखना है, जितना है वो P का कितना है, यही उसको परसेंटेज में बताना है। आइए यहाँ से देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, अनुपात बनाने के अनुपात बना लीजिए। अगर आप इससे भी तुलना करके निकालेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम पहला स्टेप क्या करते हैं, इनका अनुपात ले लेते हैं। तो 5 से काटेंगे 8 बार में, 5 से काटिएगा 15 बार में। इतना आप श्योर है, इतना श्योर हो तो आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, P का अनुपात हो जाएगा 15, Q को हो जाएगा 8, यानी मैंने P और Q का यहीं पे रेशियो अगर मैं बनाना चाहूँ तो कहेंगे सर P का मान 15, क्योंकि बराबर में रेशियो उल्टा हो जाता है, और Q का मान हो जाएगा 8। अब ये 8 15 का कितना प्रतिशत है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए 8 15 का है, प्रतिशत के लिए 100 लगा दीजिए। 5 से काटिएगा 20 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में। 8 दूना के 16, 160 में 3 से भाग करिएगा। पूरा पूरा नहीं जाएगा, दशमलव में जाएगा। तो आइए ऑप्शन एक बार नजर डाल दे क्या लिखा है। तो ऑप्शन देखिएगा, दशमलव से मात्र एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, 53.33%। तो 100% कहेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि 3 से 160 कभी नहीं कट सकता, दशमलव में जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। जब ये तो आसान कैलकुलेशन, आप भाग भी दे सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 53.33%। अगर पेपर में आपको समय बचाना हो तो आप यहीं से तुरंत नजर डालेंगे कि सर 160 3 से नहीं कटेगा, दशमलव में जाएगा। दशमलव से मात्र एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, कई बार पूछा गया है। कह रहा ए तथा बी के पास 9:5 के अनुपात में राशि है, यानी राशि का अनुपात दे दिया ए बी के 9:5। यदि ए बी को 10 रुपये देता है तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो प्रारंभ में उनके पास क्रमशः कितनी राशियां थीं। जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, प्रारंभ में उनके राशि का अनुपात क्या है, तो कहेंगे सर प्रारंभ में ए और बी जो है ना, इनके राशि का जो अनुपात है 9:5 है। अगर प्रारंभ में इनके राशि का अनुपात 9:5 है तो जिसका आंसर आएगा वो इसी के फैक्टर में आएगा, क्योंकि जो हम आंसर निकालेंगे फिर इसका मान इसमें ले आकर गुणा करेंगे, तो जो इसका मान आएगा ए का जो ए का मान होगा वो 9 का मल्टीपल है, जो बी का मान होगा वो 5 का मल्टीपल आएगा। पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ। तो आइए ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको लिखा है 45, यानी कि 45 9 से कटेगा। ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे 35 9 से नहीं कटेगा। सी देखेंगे 60 नहीं कटेगा। डी देखेंगे 70 नहीं कटेगा। 100% कह सकते हैं सर ए की पूंजी का जो अनुपात होगा वो 45 और 25 होगा। यहाँ से हम डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि सर इसका डिटेल सोल्यूशन क्या होगा, तो मैं उसको भी आपको बता देता हूँ कि कैसे इसका डिटेल सोल्यूशन भी आप दे सकते हैं। आइए डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। बस थोड़ा सा देखिए, समझिए, ये तो आपको माइंड लगाना, आगे बढ़ जाना है। एक मैं मतलब इसी यूट्यूब पे बूस्टर मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा, जो आपके वैसा प्रश्न मैं लूंगा कि कैसे आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए आगे बढ़िए, दिमाग लगाइए आगे बढ़िए। उसमें मैं कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करूंगा, बस ये स्मार्ट तरीका बताऊंगा कि क्वेश्चन को देखकर क्या स्मार्ट अप्रोच होनी चाहिए या कैसे आंसर आप दे सकते हैं। तो ये अभी मैं इसी के दौरान, यानी कि जैसे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का जो सेट चला रहा हूँ, कुछ वीडियो कंप्लीट होगा तो मैं उसको लेकर आऊँगा, आपको उसमें सिखाऊंगा बेस्ट तरीका कि किस तरह कुछ ऐसे पेपर होते हैं जो आपको कैलकुलेशन नहीं करने होते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी उसमें फंसे रहते हैं। तो
उन्हीं सब का तोड़ मैं इस चैनल पे आपको कराऊंगा कुछ दिन बाद। आइए इस क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन देख लेते हैं। ए और बी के पूंजी का अनुपात 9:5 है। ए ने बी को 10 रुपया दे दिया, तो इनके पूंजी का अनुपात 1:1 हो जाता है। इसको और मैं ऊपर लिख देता हूँ, 1:1 हो जाता है। नीचे लाइन खींच लीजिएगा। आपको तुरंत जानना है कि हमें ए जो है बी को 10 रुपया देता है, तो बताइए ए जब 10 रुपया दिया तो इसके पास 10 रुपया घट गया, अब बी के पास 10 रुपया बढ़ गया। मैंने किसी को 10 रुपया दिया, हमारे के यहाँ से 10 रुपया घट गया, लेकिन उसके यहाँ 10 रुपया बढ़ गया। अगर इसको समझते हैं तो आंसर आ जाएगा। क्रॉस गुणा कीजिए, देखिए 1 9 9 1 5 5 और उनका अंतर लेना है। 1 9 9 9 और 5 1 5, यानी 9 में से 5 जाएगा तो कहेंगे रेशियो हो गया 4। अब पहला वाला स्टेप को भूल जाइए, पहला वाला स्टेप को भूल जाइए। अब दूसरा स्टेप पे हल करते हैं। 10 से कम 10, 10 से कम 10, इनका अंतर लेना होता है। अगर दोनों सेम रहते हैं तो अंतर हो जाता है, यानी कि माइनस। अब विपरीत चिन्ह में जुड़ जाता है, तो 10 से कम 10, 10 से कम 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20, यानी कि 4 का मान 20, तो 1 का मान कितना, कहेंगे सर 1 का मान हो जाएगा 5। अगर अनुपात में 1 का मान 5 है तो क्या 9 और 5 का मान नहीं निकाल सकते, कहेंगे बिल्कुल सर। 5 के लिए आके 9 में गुणा करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा। ऐसे 5 का ले आके इसमें गुणा करेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, जो कि इसका डिटेल सोल्यूशन है। अगर इस तरह आप नहीं लगाना चाहे तो एक्स मानकर भी लगा सकते हैं, और एक तीसरा तरीका भी इसका है जिसको से आप बना सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, तो इसको देखिए। उस तीसरा तरीका बाई ऑप्शन, तीसरा तरीका है बाई ऑप्शन। ऑप्शन से भी उठा के आप चाहे तो कर सकते हैं। कैसे, आइए ऑप्शन से भी बनाना सिखा दें। अगर ऑप्शन में मान लीजिए आपने उठाया है 45 और 25 रुपया, तो ध्यान से देखिए, क्या इनको काटेंगे तो 9 और 5 का रेशियो बनेगा, सर कहेंगे बिल्कुल बनेगा सर। ऑप्शन नंबर 1 के में 9 और 5 का बनेगा, और किसी का बन ही नहीं रहा है। दूसरा देखिए, इसको 10 रुपया दे दीजिए तो ये हो जाएगा 35। अब 25 को 10 रुपया देंगे, ये भी हो जाएगा 35। अब 35 से 35 कैंसल आउट हो जाएगा, अनुपात 1:1 हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए ही सर्टिफाइड कर गया, पहला ही संतुष्ट कर गया, तो ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन को, कौन से प्रश्न को ऑप्शन से लगाने होते हैं, कौन सा डिटेल लगाना होता है, कौन रेशियो से लगाना होता है, ये सब तरीके का स्मार्ट अप्रोच आपको आने चाहिए पेपर हल में। मैं इसको हटा देता हूँ, क्वेश्चन का सही जवाब 45 और 25 हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर आपको लगता है मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा कमेंट कीजिएगा, अकेले पता नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान समझिएगा। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक व्यक्ति 120 रुपया में 3 किग्रा कम खरीद पाता है, तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। ये न जाने कितनी बार एग्जाम में आया है, बच्चे इसको रेशियो मेथड से बताते हैं, लेकिन आज इसका एक बेस्ट ट्रिक दूंगा, को एक लाइन में इसका आंसर आप देंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, इसी टाइप का डिट्टू क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग डालते हैं ना वेरी, तो इसको लिख ले महा इंपॉर्टेंट। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि एक ही बार आया है, कई बार आता रहता है। ऑफलाइन हो चाहे आप ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, कई पेपरों में आप सीट, आप कोई भी टेक्स्ट बुक देते होंगे तो उसमें भी ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाता है। अब बात है कि इसका स्मार्ट सोल्यूशन क्या, आइए आपको बताते हैं। चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया, 120 रुपया लड़का मार्केट में लेके गया, 3 किग्रा कम मिला, तो कह रहा है कि जो बढ़ा हुआ दाम है वो कितना है। बढ़ा हुआ दाम को एक और भाषा में बोल सकता है नया दाम, बताइए। ध्यान से देखिए, आपसे जब भी पूछे नया दाम या इसी को कहे कि बढ़ा हुआ दाम, क्योंकि दाम तो अब बढ़ गया ना, तो बढ़ा हुआ दाम, बढ़ा दाम, ये दो लैंग्वेज का यूज करेगा आपके लिए। सबसे आसान तरीका कैसे बनाएंगे, ध्यान देखिए। हम निकालने जा रहे हैं नया दाम। क्या निकालने जा रहे हैं, नया दाम। पहले आपको लिखना है कितना रुपया में कितना कम, तो क्वेश्चन में लिखा है 120 रुपया में 3 किलो कम। ध्यान से देखिए, नया दाम निकालने के लिए 120 रुपया में कितना कम, 3 किलो। अब गुणे में जब भी आपको नया दाम निकालना हो तो 100 हमेशा नीचे रखिएगा। जब भी नया दाम निकालना हो तो 100 नीचे, और कितना प्रतिशत कमी वृद्धि है ऊपर लिख लीजिए। तो क्वेश्चन में कहा है सर 20% की वृद्धि हुआ है, तो ऊपर सिर्फ 20 लिखिएगा। बहुत लोग के माइंड में आएगा सर 120 न होगा, तो नहीं, ये ट्रिक है इसका, जितना वृद्धि करेगा उतना ही लिखेगा। नया दाम निकालने के लिए 100 नीचे, 120 रुपया में 3 kg कम, डायरेक्ट नया दाम में आ जाएगा। निकाल लीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए। यहाँ
20 से काटिए, 20 पचे 100, 5 तिहाई 15, 15 बटे 120, यानी इससे ही कट जाएगा। यानी कह सकते हैं कि सर जो नया दाम होगा ना वो 8 रुपया प्रति केजी होगा। 8 रुपया प्रति केजी नया दाम होगा। तो नया दाम ही तो आपसे पूछा है, नया दाम को बढ़ा हुआ दाम पूछा जाता है। तो चीनी का बढ़ा हुआ दाम देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक व्यापारी वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है तथा 30% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। जब भी अधिक अंकित किया फिर छूट दिया तो आपसे लाभ या हानि यही दो को होता है, यही दोनों पूछता है। कैसे लगाते हैं ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि प्रारंभ में जो वस्तु रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, है जो वस्तु में भी ना कमी किया ना वृद्धि किया। जैसे तो कोई भी चीज अपने आप में 100% रहती है, फिर उसमें पहले 60% वृद्धि किया, यानी 60% अधिक अंकित किया। तो कोई चीज अपने आप में 100%, 60% अधिक अंकित किया यानी कि 160 इंटू में फिर 30% कम कर देता है। तो क्वेश्चन में 30% कम है तो 70 हो जाएगा बटे का 100। याद रखिएगा इसका फॉर्मेट होता है लगाने का। अगर इसका मान 100 से अधिक आएगा तो वृद्धि हुआ है, और इसका मान 100 से कम आएगा तो मतलब कमी होगा, और 100 से ज्यादा आएगा तो वृद्धि होगा। एक बात और आपको नोट करना चाहिए, अगर आपने 2 डाटा ऊपर लिखा है तो उससे कम नीचे 1 बार 100, ऊपर 3 बार लिखेंगे तो 3 से 1 कम नीचे 2 बार 100 लिखेंगे, जब 3 बार कम या वृद्धि करता है तब। आइए देखिए, 00 से 00 कैंसल आउट, 16 सत्ते 112 हो गया, 100% था 112 हो गया। क्या बता सकते हैं कितना बढ़ा है? कहेंगे सर 12 बढ़ा है। 100 पे देखेंगे तो 12, यही 12% की वृद्धि हुआ है। कितना? 12% का। आइए ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा आपसे। कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां पी तथा क्यू स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करती हैं। रेलगाड़ियां मिलने के पश्चात वाई तथा एक्स स्टेशनों तक पहुंचने में क्रमशः 5 घंटे तथा 4 घंटे 3 मिनट का समय लेती हैं। यदि रेलगाड़ी पी की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो रेलगाड़ी क्यू की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपसे पूछा है। नॉर्मल लड़का पढ़ते पढ़ते ही सिहर जाता है तो लगाएगा क्या, लेकिन कुछ इसका कंसेप्ट होता है, समझिए। जब 2 रेलगाड़ियां ऐसे विपरीत दिशा से आती हैं और एक मिडिल पॉइंट पे मिलने के बाद ये वाली जो रेलगाड़ी है उसके स्थान पे पहुंच जाती है और वो वाली रेलगाड़ी इसके स्थान पे पहुंचती है, तो इन दोनों का समय दे दिया है। अब पहले वाली की चाल दे दिया है और दूसरे वाले की चाल पूछा है। तो इस वाले कंसेप्ट को कैसे बनाते हैं, अगर आप मतलब ट्रेडिशनल तरीका लगाइएगा किताबी वाला तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस बन जाता है। तो मैं यही आपको सलाह दूंगा कि इस तरह प्रश्न को फार्मूला से ही लगाइए। अगर फार्मूला थोड़ा सा आपको याद है तो तुरंत आंसर निकल के चला आता है। कैसे? जैसे इसका फार्मूला होता है चाल, ध्यान से देखिए, चाल 1 बटे चाल 2। क्योंकि 2 ट्रेन है तो दोनों की चाल तो अलग अलग होगी, इसीलिए पहला चाल दूसरा चाल अंडर रूट में यहाँ पे टाइम 2 और यहाँ पे लिखना है टाइम 1। थोड़ा सा जिसे चाल 1 चाल 2 कड़ी में उल्टा हो जाता है, यानी समय दूसरा को ऊपर लिखना है, समय 1 को पहला। इसका एक बात और है, इन समय को एक रेशियो में रखिएगा, जैसे दोनों को घंटा में रख लीजिए या तो दोनों को मिनट कर लीजिए, ऐसा नियम होता है। अब इसमें पहला का चाल दिया है, देखिए कितना, 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला का चाल इसमें दिया है 54 किलोमीटर, दूसरा का चाल आपसे पूछा है। आप समय लिख लीजिए, तो पहला समय कितना है, तो पहला दिया है 5 घंटे, हम यहाँ 5 घंटे लिखेंगे, लेकिन दूसरा का है 4 घंटे 3 मिनट। तो सभी को घंटा, ये तो 3 मिनट आके आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसका सभी को मिनट में रख लीजिए। क्या कर लीजिए, सभी को, अगर दोनों घंटे में रहते तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि हमको ऐसा लगेगा कि ये किसी न किसी का वर्ग बनेगा, ताकि पहले वर्गमूल के रूप में निकलता है। तो हमने देखा कि सर इसमें 60 से गुणा कर देंगे तो 6 पचे 300, इसमें 60 का गुणा करेंगे तो 6 चौके 24,
240 में 3 जोड़ेंगे 243, यानी जो नया अनुपात बनेगा देखिए ये होगा 243 और ये होगा 300। अब मैं इसको हटाकर डायरेक्ट इसी को मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। कैसे समय आया, 60 से गुणा करके सेकेंड में हमने बदल दिया। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब देखिए टाइम दूसरा 243 मिनट और ये पहला वाला 300 मिनट, ये दोनों मिनट में हमने कहा समय को एक रेशियो में रखिए। क्या है किसी का वर्ग है तो कहेंगे नहीं सर, तो इसको काटिए, काटने के बाद आपको वर्ग दिखेगा। 3 से काटिए, 3 8 24, 3 1 कम 3, हमने काट दिया 81 बार में, 3 1 कम 3 100 हो जाएगा। बस यहाँ पे दिया था चाल पहले का 54, दूसरे का चाल आपको पता नहीं, लेकिन देखिए 81 9 का होता है, 100 10 का वर्ग होता है। ये 9 का क गुना, कहेंगे 9 का सर 6 गुना है 54, 9 का 6 गुना, तो 10 का भी 6 गुना कर दीजिए, तो 10 6 के 60, यानी चाल दूसरा जो होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्वेश्चन इतना ही में हल हो गया, लेकिन ये फार्मूला से लगाए हैं तब, तो ये फार्मूला आपको नोट कर लेना चाहिए, कभी ना कभी काम ही दे देता है। तो इस फार्मूला पे डायरेक्ट पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। वर्तमान से 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। एक चीज हमेशा माइंड में बैठा लीजिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का ऐसा कोई पेपर नहीं जहां से आयु संबंधित से क्वेश्चन न पूछे। आयु संबंधित से क्वेश्चन एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, लेकिन एक बात तो यह भी नोटिस करना जरूरी है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस से जो क्वेश्चन आयु वाला पूछा जाता है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, वो ज्यादातर रेशियो बेस ही होता है। अगर रेशियो बेस की आपकी जानकारी है तो बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। जो मैं टाइप लिख आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, सेम इसी टाइप के प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश पुलिस पूछता है। आइए अगर इसको बना लेते हैं तो यानी उसे भी बना लेंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो लड़कों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाता है। तो वर्तमान से 14 साल बाद जो उनकी आयु आएगा उसका अनुपात पूछा है। तो चलिए दो लड़कों का नाम हम लिख दे रहे हैं, ए और बी। सॉरी नटे में खराश है। दो लड़कों की आयु का अनुपात ए अनुपात मतलब अनुपात है। कितना अनुपात है तो लिखा है 5:7, यहाँ पे 5:7 लिख लीजिए। सॉरी खराश है। दो लड़के हैं, उनकी आयु का अनुपात 5:7। 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 वर्ष बाद 4 साल ये भी बढ़ेंगे और 4 साल ये भी बढ़ेंगे। 4 साल बाद इनका जो अनुपात हो जाता है वो 7:9 हो जाता है, यानी ये तो वर्तमान का है, ये वर्तमान के आयु का अनुपात है। 4 वर्ष बाद इतने हो जाते हैं। अब हम पहले वर्तमान आयु इनका निकालने की, वर्तमान आयु में एक्चुअली में है कितना, तो आपको सबसे पहले फोकस अनुपात पे करना है। ध्यान से देखिए 5 से 7 हो गया है, कितना बड़ा है 2। यहाँ 7 से 9 हो गया, कितना बड़ा है 2। इसका नियम होता है कि जब सेम वर्ष बढ़ेंगे तो रेशियो का भी सेम अंतर आना चाहिए। अगर रेशियो का सेम अंतर नहीं आता है तो सेम अंतर आपको बनाना पड़ेगा, किसी तरह गुणा करके या भाग देकर। अब देखिए रेशियो में हमारे हिसाब से 2 का अंतर है, एक आ नहीं सर 4 साल बड़ा है, यहाँ पे हो जाएगा 4, 2 से काट देंगे, 1 का मान हो जाएगा 2। इसी 1 का मान 2, तो 2 का लिया कर 5 में गुणा करेंगे तो 2 5 10, और 2 का 7 में गुणा करेंगे तो 2 7 14, यानी वर्तमान आयु इनका 10 वर्ष और 14 वर्ष है। अब से 14 यानी वर्तमान से 14 साल बाद उनकी आयु पूछा है, तो 10 में जैसे 14 आप जोड़िएगा तो 14 10 24 हो जाएगा, और 14 में और 14 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। इन्हीं का रेशियो अर्थात अनुपात पूछा है। 4 से काटेंगे 4 छके 24, 4 सते 28, यानी 6:7 में इसका आंसर आएगा। आइए आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में 6:7 दिया है। उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है सी डी तथा ई मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं।
सी की क्षमता डी की 2 गुनी है तथा ई की क्षमता डी की 3 गुनी है। ई अकेले उस कार्य को करने में कितने दिन समय लेगा? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बनाना आसान है, लेकिन बच्चे कहाँ फंसते हैं? लैंग्वेज में कौन किसका क गुना है, यही ज्यादा दिक्कत होता है बच्चों को बनाने में कि सी डी का 2 गुना है कि ई डी का। अगर यहाँ पे कंक्लूजन आप निकाल पा रहे हैं तो क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान है। तो समझना है आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज। तो क्वेश्चन में सी डी ई है, तो पहले सी डी ई एफिशिएंसी की बात का यानी क्षमता का, तो सबसे पहले क्षमता वाला में रेशियो बनाना आपको सीखना पड़ेगा। तो कह रहा है कि सी डी ई है, ये तीनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर दे रहे हैं। तीनों मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन में कर देंगे। तो कुल काम कितना रहा होगा, इनकी क्षमता निकालना पड़ेगा और तीनों की क्षमता निकाल कर जब हम 12 से गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सी डी ई टोटल मिलकर 12 दिन में काम समाप्त कर देंगे। लेकिन अभी इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो जो क्वेश्चन में जानकारी दिया है वहां से। क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि सी की क्षमता डी की 2 गुनी है। जो सी की क्षमता है वो डी से कितना है, तो कहेंगे 2 गुनी है, तथा ई की क्षमता डी की 3 गुनी है, तथा ई की क्षमता डी की 3 गुनी है। देखिए ई के बारे में जानकारी दे दिया कि डी से 3 गुना है, सी के बारे में जानकारी दे दिया कि डी से 2 गुना है, लेकिन डी के बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है। तो जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया वही जैसे हमको हल करना है। यहाँ डी को आपको 1 मान लेना है, 1 का 2 गुना 2 हो जाएगा और 1 का 3 गुना 3 हो जाएगा, यानी इनका क्षमता का रेशियो आ गया। यानी सी 1 दिन में 2 यूनिट, डी 1 दिन में 1 यूनिट, ई 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है। अगर तीनों को मैं जोड़ दूं तो 1 दिन में कितना यूनिट काम होगा, तो कहेंगे सर 2 1 3 और 3 6, तीनों मिलकर 1 दिन में 6 यूनिट काम करेंगे। अब 12 दिन में काम समाप्त हो गया था, यानी कुल काम निकल गया। अब इसी काम को क्वेश्चन में कह रहा है कि ई अकेले उस कार्य को करने में कितना दिन लेगा। तो ई की क्षमता है 3 यूनिट काम करने में, टोटल काम 12 छक 72 है, 3 से काटिए, 3 से 6 काटिए 2 बार में, 12 दुना के 24, अर्थात ई अगर अकेले उस कार्य को करेगा ना तो 24 दिन का समय लगेगा और काम को खत्म कर देगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 70% में से 90 घटाया जाए तो रिजल्ट 120 आता है, तो संख्या का मान क्या है। इस तरह के प्रश्न जब भी आए तो जिस फॉर्मेट में पूछा है उसी फॉर्मेट में सेट कर दीजिए, आपका आंसर आसानी से बन जाता है। जैसे किसी संख्या का आप माइंड में कोई भी संख्या मान लीजिए, संख्या का मतलब कोई अचर राशि मानिए जो संख्या न रहे। जैसे मैंने मान लिया कि वो संख्या सर ए है, अगर वो संख्या ए है तो उसी संख्या का 70% यानी का मतलब गुणा उसी संख्या के 70% में से जब हम 90 घटा रहे हैं तो वो संख्या हो जा रहा है, कितना दिया है 120 हो जा रहा है। तो कह रहा है कि वो संख्या कितना है, तो नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते, देखिए ये माइनस है, बराबर की उधर जाएगा तो कहेंगे सर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे a गुणे 70% इक्वल में हो जाएगा 210, प्रतिशत हटाएंगे नीचे 100 गुणा करेंगे तो इधर 100 में चला जाएगा। काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसल, 7 से काटिए 7 तरीके का 300, इधर बचा a, अर्थात वो संख्या कितना है, कहेंगे सर वो संख्या थी 300। तो क्वेश्चन का सही जवाब 300 हो जाएगा। इस तरह के भी प्रश्न आपके पेपर में पूछ लिया जाता है। आइए ऑप्शन मिला लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पीतल में तांबे तथा जस्ता का अनुपात 11:14 है, तो 150 किग्रा यानी किलो पीतल में तांबे की मात्रा कितनी है। बिल्कुल आसान है, यह भी आप जानते होंगे कि जो पीतल होता है वह तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है। तो ये जीएस का पार्ट हो गया, लेकिन ये जानना भी कभी कभार पूछ देता है पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना है, तो तांबा और जस्ता, तो वही से क्वेश्चन लिया गया है। तो पीतल है, सॉरी तांबा, टी फॉर तांबा लिख देता हूँ, जे फॉर जस्ता लिख देता हूँ। टी से तांबा, जे से जस्ता, इनका अनुपात है 11:14। आकार है कि 150 किलोग्राम है, दोनों मिलाकर 150 किलोग्राम है।
तो पीतल में तांबे की मात्रा कितनी है? तांबे की मात्रा पूछा है यानी ई मात्रा पूछा है, तो जो भी टी या तांबे की मात्रा आएगा वो तो 11 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि इसका अनुपात 11 है। तो आइए ऑप्शन पहले देख लेते हैं, कोई निगलेक्ट होता है क्या? ऑप्शन देखिएगा तो 11 से दो ऑप्शन कट रहे हैं, 66 और 44, यानी कि बी और डी तो कभी आ ही नहीं सकते। तो आइए दोनों को जोड़िए, 11 14 जोड़िएगा तो 25, अपने दोनों योग से भाग कर दीजिए 25 से, 25 6 का 150, अनुपात में 1 का माना जाएगा 6। जस्ता तामा का पूछता था, तामा का लिया के गुणा कर दीजिए 6 का, 11 6 के 66, 66 जो था 66 केजी तामा था, और 6 का इसमें गुणा कर देंगे तो 14 छक जैसे 14 5 70, 14 छक 84, सॉरी 6 24 को 4 2 8, यानी 14 छक 84, अर्थात 84 केजी जस्ता था, 66 किलो तामा था। तो बिल्कुल आसान है, जितना ऑरल कीजिएगा इसको तो मौखिक बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 66, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है आपसे। कर रहा है एक वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके बाहर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कर रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल और उसके बाहर वृत्त खींचा गया, उसके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। ऑप्शन है 7:11, 14:11, 11:7 और 11:14। ये ऑप्शन दिया है, कैसे बनाएंगे आइए ध्यान से सीखिए। मान लेते हैं ये वर्ग है, वर्ग की परिभाषा होता है कि इसके चारों साइड बराबर होते हैं, इसको चारों साइड इक्वल होते हैं, और इसके बाहर लिखा है ना बाहर खींचेगा, यानी इसके बाहर एक वृत्त बनाया है, इन सबको टच करके ऐसे इनके बाहर एक वृत्त बना दिया है, बाहर वृत्त बना दिया है। और कह रहा है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वृत्त के क्षेत्रफल का, तो आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। जो वर्ग का एरिया होता है यानी क्षेत्रफल वो होता है ए स्क्वायर, क्योंकि सभी साइडें बराबर होता है, तो वर्ग के मैं इस साइड को ए मानूंगा, इसको भी ए, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जो वृत्त होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इन्हीं का हमें अनुपात पूछा है, तो ए का स्क्वायर यहाँ पे आर पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मतलब तो पता है 22/7, लेकिन आर का मतलब रेडियस, आपको कहीं ना कहीं त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो त्रिज्या कैसे, तो आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से यहाँ टच करता है तो इस वृत्त का ये पूरा कहेंगे व्यास होगा, व्यास होगा। अगर ये पूरा वृत्त का व्यास है तो कहीं ना कहीं बता सकते हैं क्या वर्ग का ये विकर्ण भी तो है, तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, कहेंगे वर्ग का जो सर विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण वो होता है a√2, ये होता है। हमको लेना है त्रिज्या, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यहाँ तक त्रिज्या आधा, तो कहीं न कहीं जो वर्ग है उसके विकर्ण का आधा कर देंगे तो हमें r का मान चल जाएगा। तो r का मान निकालेंगे, 2 से इसको काट देंगे तो a/√2 बार में कट जाएगा। ये रेडियस पता चल गया, रेडियस मतलब त्रिज्या, त्रिज्या निकल गया। कड़ी में 2 से 2 को काट दिए। आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि सर कड़ी 2 से इसको कैसे कटता है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अगर आपको 60 है, अब कड़ी में 2 से काटना है तो 2 से इसमें भाग कर दीजिए, कहेंगे 30 बार में। अब यही कड़ी में 2 लगा दीजिए, ये दर्शाता है कि 30 कड़ी में 2 बार में कट गया। तो काटने का कुछ नियम होता है। उसी तरह कड़ी में 2 से 2 काटे एक बार में, और कड़ी में 2, एक में किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए एक को हम नहीं दर्शाते हैं। यहाँ पे आर का मान निकल गया, अनुपात पूछा है, बना लीजिए। ए का स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ए स्क्वायर, अनुपात है पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी एक बार इनका स्क्वायर करना पड़ेगा तो ए स्क्वायर, अब कड़ी में 2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ 2 आएगा, तो यहाँ पे लिखिए 2, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे 11 बार में, यहाँ कट गया था यानी एक बार में, जब भाग देते हैं ना तो 0 नहीं 1 आता है, तो ए स्क्वायर यानी एक बार में कट गया, 7 का इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7:11, यानी कि ये वृत्त का क्षेत्रफल है, सॉरी ये वर्ग का क्षेत्रफल है और वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात होगा 7:11। हम 7 थोड़ा ठीक से बना देते हैं तो ये होगा। ये प्रश्न पूछा गया था इसीलिए मैंने इसको ले लिया है कि इस तरह प्रश्न आपको बना दे, तो 7:11 आपका सही प्रश्न का उत्तर होगा।
आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा 7:11 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, लेकिन डाइवर्ट ना होइएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर सी देखिएगा उसी को पलट दिया है। तो कंफ्यूजन नहीं होना, पहले 7 आएगा फिर 11 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगली बात और आपको समझा दूं कि कल को वृत्त इसके अंदर बना दे, जो वृत्त है इसके अंदर बना देगा तो यही फॉर्मेट रहेगा, बस इसका मल्टीपल देखिएगा। 7 का मल्टीपल कितना है, 11 का मल्टीपल कितना है, इसी फॉर्मेट में देखिएगा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ एक निकालिए, अंदर वाला बनेगा तो देखिएगा पहला वाला 7 का मल्टीपल बन रहा है, दूसरा वाला 11 का आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। अगर आप थोड़ा सा भी मेंसुरेशन पढ़े होंगे तो ये चीज बारीकी आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक व्यापारी वस्तुओं के मूल्य को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यदि वह 20% की छूट देने के बाद वस्तु को 600 रुपये में बेचता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। यानी कि आपसे अंकित मूल्य पूछा है, एक बार अधिक अंकित किया फिर छूट दिया फिर 600 रुपये में बेच दिया, तो उसका एमआरपी कितना रहा ये आपसे पूछा था। तो देख लीजिए, बना लेते हैं। हमें एमआरपी नहीं पता है, एमआरपी मार्केटिंग रेट प्राइस ये नहीं पता, लेकिन यही आपको निकालना है पहले। यानी मार्केट जो उस पर दाम लिखा था उसी का 20% अधिक अंकित किया तो 100 में 20 जोड़ देंगे, कहेंगे 120 बटे के 100। फिर उसी मार्केट प्राइस को पहले 20% बढ़ाया, फिर उसी पर 20% का छूट दिया, एमआरपी पर फिर 20% का छूट दिया तो 80 बटे के 100। अब इतना छूट देने के बाद एमआरपी पे कह रहा है कि 600 में हमने बेच दिया, तो कह रहा है एमआरपी बताइए। क्या आप नहीं बता सकते हैं? क्यों नहीं बता सकते हैं? आइए कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 00 से इसका 00 काट लीजिए, 6 से काटिए, 6 दूना के 12, 8 से देखिए 4 से काटेंगे 25 बार में, इस 4 दूना के 2 से इसको काटेंगे 50 बार में, अब फिर इस 2 से काटेंगे तो 25 बार में, 25 का 25 में गुणा करेंगे, एमआरपी निकल के चला आएगा 625 रुपया। यानी कि जो इसका मार्क प्राइस था, मार्केटिंग प्राइस यानी एमआरपी जो था 625 रुपये था, 20% अधिक बढ़ाया, 20% का छूट दिया, 600 में बेच दिया। तो कभी कभी एसपी दे के एमआरपी और एमआरपी दे के सेलिंग प्राइस भी आपसे पूछ सकता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब 625 रुपये हो जाएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण, वही क्वेश्चन जो पीछे कराए हैं उसी टाइप का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए, इसका आप कमेंट में जवाब दीजिए, उसी तरीके से बने। मैंने इस टाइप को जिसको 2 से 3 बार लिया है, यानी ये समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हो, वे आपको आने ही चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 किग्रा चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का कम हुआ मूल्य, भाई चीनी का जो कम हुआ मूल्य यानी यही तो नया मूल्य है ना कि कितना कम हुआ, तो इसका कम हुआ मूल्य बता रहा है कितना कम हुआ, इसको कम, यही तो नया मूल्य है। पहले जो भी था कम हो गया तो प्रेजेंट में जो चल रहा है वही नया होता है, तो जो 20% कम हो गया तो सिंपल बात वही नया दाम है और वही कम वाला आपसे पूछा है। कैसे बनाएंगे, पहले देखिए, पहले क्वेश्चन में आप देख लीजिए कि कितने रुपए में कितना कम, तो कह रहा है 100 रुपये में 4 किग्रा अधिक, तो ऊपर पहले पैसा लिखिए, 100 रुपये में 4 किग्रा कम। अगर आपको नया दाम या कम दाम निकालना हो तो नीचे क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, तो नीचे लिखिए 100। कितना कमी वृद्धि है, ऊपर लिखिए 20% की कमी, तो ऊपर 20 लिख लीजिए। 20 से काटिए, 20 पचे 100, 5 चौके 20, 5 चौके 20, आप 20 से इसको काटेंगे 5, यानी कि नया दाम घटकर कितना हो गया, 5 रुपये प्रति केजी, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको हटा देते हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि पी, क्यू और आर ने मिलकर साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया।
ये साझा से क्वेश्चन है। पी क्यू आर ने मिलकर साझेदारी में एक व्यापार शुरू किया। उनके पूंजियों का अनुपात 3:4:7 में है। यदि उनका वार्षिक लाभांश यानी लाभ जो है 21,000 रुपये है तो आर का लाभांश ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बना सकते हैं। आर का देखेंगे तो आर ध्यान से देखिए, आर का जो रेशियो है वह 7 है, तो जो उसका जो पूंजी का अनुपात 7 है तो इसका आंसर भी लाभांश 7 के अनुपात में होगा। तो 7 का पहले मल्टीपल देखिए, 10,000 नहीं कटेगा, 9,000 नहीं कटेगा, 11,000 नहीं कटेगा, लेकिन सी 105 कट जाएगा। 105 7 से काटेगा तो 7 से कम 7, 7 पचे 35 कट जाएगा 15 बार में। तो यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएगा। ये तो हमने मौखिक बता दिया। इसका आइए डिटेल सोल्यूशन आपको बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है पी क्यू आर, अगर समय समान रहता है तो उनके पूंजी का अनुपात जो दिया है वो तो साफ दे दिया है। उनके पूंजी का अनुपात कितना है तो 3:4:7, और टोटल लाभ कितना हुआ है तो लाभ हुआ है इक्वल 21,000। इनके पूंजी अनुपात से ही भाग दे दीजिए तो 7 4 11 3 11 3 14। किसका मान पूछा है आर का मान 7 है, 7 से गुणा कर दीजिए। 7 से काटेंगे 2 बार में, 21 का आधा करेंगे 1,005, एक जीरो और बना लीजिए, यानी 10,500 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। हमेशा इनके रेशियो के अनुपात से, अनुपातिक योग से टोटल पैसा में भाग दे देते हैं, जो एक का मान आता है उसी में गुणा कर देते हैं। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया अनुपातिक योग 14, ये 14 अनुपात का मान है, 7 का अनुपात का पूछा था तो आंसर आ जाएगा 1,050 रुपये। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय का 30% बी की आय के 60% के बराबर है तो बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है। इस क्वेश्चन को पॉज कीजिए, खुद जवाब दीजिए। मैंने शुरू में ही 1-2 क्वेश्चन के बाद ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ए का कितना परसेंट, कह रहा है ए का 30%, ये बराबर है बी के कितने तो बी के 60% के बराबर है। रेशियो काट दीजिए तो 1/2, यानी कि ए और बी का जब रेशियो बनाएगा तो 1:2 बी का 1 हो जाएगा, यानी 2:1। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि बी की आय ए का आय का कितना परसेंट है। जो ये बी है ना, बी, ये जो बी है ए का आय का कितना तो 2 है, ये का सिंपल से आधा है यानी 50% निकाल दीजिए। ये बी जो 1 है किससे तुलना किया है ए से, तो ए का 2 है, बटे का 100 कर दीजिए, काट देंगे तो 50% है, यानी आधा है। बी जो है ए का 50% है। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी मिलकर एक कार्य 16 दिन में पूरा करते हैं, यानी 3 लोग हैं ए बी और सी। ए बी सी मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगाएगा। आइए आसान क्वेश्चन है, यानी कि ए बी और सी मिलकर इस कार्य को 16 दिन में पूरा करते हैं और बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहे हैं बताइए ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। वैसे तो लगाने का तमाम तरीका एलसीएम मेथड क्या है, लेकिन एलसीएम ना लगाइए, ध्यान से देखिए। हमने अगर ए बी सी में से बी सी को अगर हम घटा देते हैं तो सिर्फ ए का मिलेगा, और जब भी घटाने वाला सिस्टम हो तो आप ए बी रूल से लगाइए। इस पे ए गुणे बी माइनस ए माइनस बी, इस तरह लगाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ए बी का मतलब दोनों का गुणा कर दीजिए, 16 गुणे 20, क्योंकि हम घटा रहे हैं इसलिए अंतर करेंगे। 16-20 का अंतर बोलिए 4, 4 से काटिए 5 बार में, 16 का 5 में गुणा कर दीजिए 80। ए अकेले जो है उस काम को 80 दिन में पूरा करेगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, इसको हटा देते हैं। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित राशि 5% प्रतिवर्ष की दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दी जाती है। 4% प्रतिवर्ष अगले 8 वर्षों के लिए और 7% प्रतिवर्ष 12 वर्ष से अधिक के लिए दी जाती है।
यदि 15 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 43,800 रुपये है तो वह राशि क्या है। जब साधारण ब्याज में कई एक से ज्यादा रेट दे देता है तो उस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते हैं, आइए हम आपको बता रहे हैं। वही फार्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट, अर्थात साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे का दर गुणे समय बटे का होता है 100। साधारण ब्याज दिया है, देखिए लिखा है 43,800 दिया है, लेकिन इसमें नोटिस करना यह है कि 43,800 कितने साल का ब्याज है। तो क्वेश्चन लिखा है 15 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 43,800 है, यानी ये 15 साल का है। कितने साल का? 15 साल का। इक्वल में आपसे मूलधन पूछा है, दर समय का गुणा करके लिखना है, लेकिन इसी को मैं दोनों का गुणा करके यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। एक तरफ समय लिख रहा हूँ और गुणे में एक तरफ दर लिखना है। इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। अब ध्यान से देखिए, पहला कितना समय कितना दर, तो क्वेश्चन में दिया है 5% की दर से 4 वर्षों के लिए, तो 4 वर्षों के लिए 5% दिया है, ठीक है। उदाहरण फिर 4% की दर से अगले 8 वर्षों के लिए, 8 वर्षों के लिए 4% है। और 7% 12 वर्ष से अधिक के लिए, अगर 12 साल से अधिक के लेंगे तो 7% आपको रेट लगेगा, लेकिन आपको बनाना है 15 साल। यहाँ पे देखिए 8 साल इधर हो गया, 4 साल इधर, 8 4 12, 12 में कितना जोड़ेंगे कि 15 हो जाएगा, कहेंगे 12 में सर 3 जोड़ेंगे तो 15 साल हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे बन गया, पहले 4 वर्षों के लिए 5%, अगले 8 वर्षों के लिए 4%, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि अगर आप 12 साल से अधिक के लिए लेंगे तो 7% देना होगा। तो हमने सोचा कि सर 15 साल में का ब्याज है तो इसको 15 बनाए थे, हम 12 ना लिखे, 4 8 12 3 15 कर दीजिए, बाकी इक्वल करके आप जोड़ लीजिए। 5 चौके 20, 8 चौके 32, 7 तिरिके 21, जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा 3, यानी 2 1 3, 2 2 4 3 7, यानी 73 हो जाएगा। ये यहाँ से हमने टोटल जोड़कर ये जोड़ा तो यहाँ पे आ गया 73। कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर 3 से काटेंगे तो 3 छक 18 और 7 छक 42 1 43, यानी 73 से इसको काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 2 जीरो इधर है और यहाँ पे 2 जीरो है, तो मूलधन आपका निकल के आएगा 60,000। मूलधन कितना निकल के आएगा? 60,000। तो ये आपका जो मूलधन होगा वह 60,000 होगा। आइए प्रश्न का उत्तर देख लें, तो 60,000 ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट में बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।